श्री वसंतराव साहब, उनका रिसेंट डेज में देहांत हो चुका है। वो एक फॉर्मर एमपी थे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के। एक बहुत दुख बड़ा हादसा था। उनकी सक्सेस लाइफ जर्नी के बारे में उनके बेटे रविंद्र वसंतराव चौहान साहब से डिस्कस करेंगे। हमारा चौहान परिवार पिछले 50-60 साल से हम राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से करते थे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से ही? हाँ, उनकी मन से ख्वाहिश थी कि अपन भी एमएलए बन के लोगों की सेवा। अचानक जो डेथ हुई सर की आफ्टर 3 months ऑफ एमपी बनने के बाद, हर कॉमन मैन आके उनका बॉडी के सामने रोया। रूल फिर से एक बार री-इलेक्शन होगा, लेकिन सर उसके उम्मीदवार कौन रहेंगे? अन्य राहुल जी गांधी यहाँ आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे। हर सुख दुख में अभी भी चौहान परिवार आप सबके साथ डट के खड़े रहेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं अब्दुल फौजान। आप सबका फिर से एक बार स्वागत सक्सेस के सफ़र में। आज का पॉडकास्ट, सबसे पहले तो मैं निराश में हूं कि जिनका पॉडकास्ट लेना था वो हमारे साथ अब नहीं है। श्री वसंतराव साहब, उनका रिसेंट डेज में देहांत हो चुका है। तो अभी हम उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस लाइफ जर्नी के बारे में उनके बेटे रविंद्र वसंतराव चौहान साहब से डिस्कस करेंगे, उनकी बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। उनकी लाइफ एक इंस्पायरिंग लाइफ थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वो एक फॉर्मर एमपी थे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के। एक बहुत दुख बड़ा हादसा था रिसेंट डेज के अंदर। सर, दिल से वेलकम है आपका, आप हमारे शो में आए। नमस्ते। अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में बताइए वसंतराव सर के बारे में। यानी कि उन्होंने, जब आप तो छोटे थे, जब से आप उनको देखते हैं तो उनके लाइफ कैसे शुरू हुई, उन्होंने पहले इलेक्शन क्या लड़ा, ये सारी चीज़ें बताइए सर। देखिए, उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1954 जी। करीबन वो 70 साल के थे। ये 15 अगस्त को उनको 70वां बर्थडे उनका मनाया जाने वाला था। अच्छा। उनकी लाइफ वैसे तो यहाँ नायगांव में ही चालू हो गई। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नायगांव में ही हुआ जी। और सेकेंडरी एजुकेशन भी नायगांव में हुआ। उसके बाद वो नांदेड़ में जी पीपल्स कॉलेज में बीकॉम करने गए जी। बीकॉम सेकेंड ईयर तक उन्होंने वहाँ एजुकेशन किया। बाद में उनका एज करीबन 24 इयर्स के थे जब वो नायगांव के सरपंच चुने गए। अच्छा, 24 के एज में? हाँ, एट द एज ऑफ 24। ओके। वो खाली 24 इयर्स के थे तब वो गांव के सरपंच चुने गए जी। और नायगांव जो एक छोटा गांव था, आज यहाँ नायगांव नगर पंचायत हो चुकी है जी। नियर अबाउट आज नायगांव की जो लोक संख्या है कम से कम 35,000 के करीब जा चुकी है। वो 24 इयर्स के थे तब सरपंच बने जी। और 1978 में वो सरपंच बने और 2002 तक लगातार 24 इयर्स वो ये नायगांव के सरपंच रह चुके हैं। 24 इयर्स। दैट्स ग्रेट सर। हाँ, और बाद में बीच में 1992 में एक बार जिला परिषद सदस्य चुन के आए हैं जी नायगांव में से। फिर 2002 में दोबारा। कौन सी पार्टी से करते थे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से ही? हाँ, वो कांग्रेस पार्टी से ही थे जी। वो योग कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं जी। बिलोली तालुका सरपंच संगठन के वो पूरे तालुका अध्यक्ष थे जी। बाद में 1992 में एक बार और 2002 में दोबारा वो जिला परिषद सदस्य चुन के आए हैं नायगांव में से जी। और 2002 में वो एमएलसी बने। अच्छा। फिर 2002 से 2008 तक वो एमएलसी रह चुके हैं जी। 2009 में वो नायगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नया फॉर्म हुआ जी। और नायगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से वो एमएलए बोल के चुन के आए थे जी। और फिर 2014 में दोबारा वो एमएलए बोल के यहाँ नायगांव से चुन के आए हैं। 2019 में वो असेंबली इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन वो हार चुके मतलब वो घर पे नहीं बैठे थे। लोगों का काम वो उन्होंने जारी रखा। और 2024 में वो नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में से सांसद बोल के करीबन 60,000 वोटों से वो चुन के आए थे, जीते थे जी। और उनका बाकी बैकग्राउंड बोले तो वो हमारे नायगांव एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, जहां उनके कार्यकाल में बहुत से कॉलेजेस की स्थापना, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज की स्थापना उन्होंने यहाँ नायगांव में की है, जो कि हमारे ग्रामीण भाग के जो बच्चे हैं
वो यहाँ नायगांव में एक अच्छा दर्जा का शिक्षण लेने के लिए आते हैं। अच्छा। उनका बहुत ध्यान था कि अपने इलाके के जो बच्चे वो अच्छी तरह से यहाँ लिख पढ़ पाए और अच्छी पोस्ट पर जाए। और हमारे नायगांव के बहुत सारे जो नायगांव है, नायगांव के इलाके के बहुत सारे बच्चे आज अच्छी पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं जी। तो ऐसा उनका पूरा जीवन प्रवास रहा चुका है। अदर देन MP और MLA, वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में करीबन 67 करोड़ रुपए का एक मुनाफा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बैंक को मिला। 67 करोड़ का मुनाफा दिला के दिया है, वो भी एक रिकॉर्ड है बैंक के इसमें। हाँ, ऐसे बहुत से और यहाँ नायगांव के जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के उसके भी वो सभापति रह चुके हैं जी। और वो उनके सभापति के कार्यकाल में उन्होंने मराठवाड़े में जो APMC जो मार्केट कमेटी है उनका खुद का पेट्रोल पंप यहाँ मांजरम बोल के गांव है, वहाँ उन्होंने उनके कार्यकाल में एक किया है। वो एक अचीवमेंट का काम है कि वो मराठवाड़े में दूसरे नंबर की मार्केट कमेटी होगी। तो सहकार क्षेत्र में उन्होंने पेट्रोल पंप वहाँ खोला है। ऐसे बहुत से अनेक काम यहाँ नायगांव और नायगांव क्षेत्र के लिए उन्होंने किया है। पूरी पब्लिक के लिए काफी सारे फैसिलिटीज सर ने किए थे और वो उन फैसिलिटीज पर आगे बढ़ाएंगे आप? यस। हाँ, देखो हमारा चौहान परिवार जी जो है करीबन पिछले 50-60 साल से हम राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं। मेरे दादाजी भी पहले 3 बार MLA रह चुके हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलोली तालुके बिलोली मतदार संघ के, और वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी थे। उनके बाद पिताजी ने भी काम उनका जारी रखा है और वो पिताजी के बाद मेरा भी काम वैसा सोशल वर्क मेरा जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने बहुत सारे काम पब्लिक के लिए किए थे जो इन फ्यूचर में वो बच्चों को, जैसा कि स्टडीज के बारे में बताया, कॉलेजेस के बारे में बताया, तो बहुत ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। लेकिन निराशा की बात है आज वो हमारे साथ नहीं है। सर वो जॉब क्या करते थे, लेकिन मतलब एज ए जॉब या फिर कोई और बिजनेस था सर का? नहीं, वैसा तो बिजनेस कुछ नहीं था जी। उन्होंने 2-3 बिजनेस डाले थे, वो मुझे बताते थे। एक कपड़ों का दुकान था, एक फर्टिलाइजर का दुकान था जी, लेकिन उसमें घाटा हो गया। अच्छा। वो बैठे बात वो बोलते थे कि भाई ऐसा घाटा हो गया और मैंने व्यापार छोड़ दिया। तो शुरुआती जिंदगी में वो सब आपका बिजनेस था? उन्होंने बिजनेस किया है। सर की स्टडीज के बारे में बताइए, मतलब वो कहाँ तक पढ़े थे? वो वैसे तो मैंने अभी आपको जैसे बताया वो BCom सेकेंड ईयर तक पढ़े। अच्छा। फिर गांव का इलेक्शन लगा, फिर 24 इयर्स के थे तब वो गांव के सरपंच बन गए। फिर तब से वो सोशल लाइफ उनकी चालू हो गई। दैट्स ग्रेट। सर के लाइफ के अंदर जो मेजर माइलस्टोन्स है, जैसा कि आपने बताया कोई एक पेट्रोल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो बिलोली में मांजरम का बताया आपने, तो उसी तरह सर और कुछ माइलस्टोन्स है जो जिसको आपको देख के गर्व होता है, हाँ मेरे पिताजी ने ये सब किया है? नहीं, बहुत से ऐसे माइलस्टोन्स है जो जिन्होंने वो क्षेत्र में काम किया है जी। वहाँ एक अपना ये छोड़ा है बोले तो एक छाप छोड़ी है जी। कि मैंने जैसे बताया आपको डिस्ट्रिक्ट बैंक में वो प्रेसिडेंट बने, 67 करोड़ का उन्होंने मुनाफा बैंक को दिला के दिया है। मार्केट कमेटी में सभापति थे, वहाँ पेट्रोल पंप उन्होंने बनाया है। और ये जो हमारा जो एजुकेशन सोसाइटी है, ट्रस्ट है, उनके अंदर अलग अलग कॉलेज उन्होंने ग्रामीण भाग के तालुका लेवल के ऊपर जितने कॉलेज नहीं है आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे जो तालुके 16 तालुका लेवल है, नायगांव ही एक ऐसा तालुका है जहाँ इतने सारे यूनिट उन्होंने खोले हैं। एक बड़ी अचीवमेंट ये सभी है। सर जैसा कि आपने बताया ये सारे अचीवमेंट्स किए, तो सोसाइटी के साथ उनका कंट्रीब्यूशन कैसा था? मतलब जो पब्लिक्स आपके पास नीडी पीपल्स आते थे तो उन लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन कैसा रहता था? देखिए एज ए मैंने शुरुआती में आपको कहा है वो 24 इयर्स सरपंच रह चुके हैं जी। तो उनका जो बिहेवियर था एकदम पब्लिक से फ्रीली था, फ्रेंडली बिहेवियर था जी। अभी वो MP भी अगर बने, 16 साल MLA MLC रहे, अभी MP बने, सरपंच थे, जिला परिषद थे, लेकिन उनका पब्लिक के साथ फ्रेंडली बिहेवियर था। पब्लिक की एक अलग अटैचमेंट उनके साथ थी। एज ए नेता वो कभी बिहेव नहीं किया, एज ए फ्रेंड ही किया है। पब्लिक को रास्ते में अगर कोई हाथ दिखाए तो वो रुकते थे। वो खुद अगर उनका मन होता तो उनका फ्रेंड अगर कोई दिखता और पहचान वाला है तो वो रुक के गाड़ी रोक के वो बात करते थे। और उनका एक ऑफिस ऐसा था, उनका एक सिस्टम में ऐसा था कि पब्लिक और उनके बीच में कोई नहीं आता था। अच्छा। हाँ, ना PA से अपॉइंटमेंट लेते थे, नहीं का वो सीधा फोन के ऊपर बात करते थे और बोलते थे भाई 10 बजे मैं ऑफिस में हूँ, तू आके सीधा मुझे
मिल लेना। तो पब्लिक आके उनको सीधा मिलती थी और पब्लिक के साथ एक डायरेक्ट अटैचमेंट वाला आदमी मैंने देखा था। यस सर, वो उनका वो नेचर ही था जो उनको इतने बड़े लेवल पे उनको जो नेता बनाया, वो उनका नेचर ही है सर। जो पब्लिक के साथ जो रिलेशन रहता था उनका, एक पब्लिक रिलेशन जो उनका था वो एक अलग लेवल पे था सर। हाँ यस, क्योंकि मैंने भी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी रिसेंट में, एक कोई गांव का लड़का है, वो डायरेक्ट उनको कॉल कर बात कर रहा है। मैं बोला कोई बड़ा भाई एमपी है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के एमपी है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। नहीं, वो वैसी बात नहीं। उनका फोन हमेशा वो साथ में रखते थे जी, किसी के पास देते नहीं थे, पीए का पास भी नहीं देते थे। जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जो कॉमन मैन आप बोल सकते हैं, वो सीधा उनको फोन के ऊपर बात करके उनका काम बोलते थे। सर के पर्सनल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कैसे थे, यानी कि वो करते क्या, उनके ऊपर रूल्स कैसे थे, उनके हैबिट्स के बारे में बताइए। उनकी हैबिट्स बोले तो ऐसी थी कि वो एक बार ठान ले मन में, कुछ आदतें होती है ना सर। नहीं, मुझे एक बार ये करना है, तो फिर वो पीछे नहीं आते। जैसे कोई एक चीज बता दीजिए, मतलब उन्होंने करी है आपकी नजरों के सामने बोले तो अभी मैं रिसेंटली आपको बोलूंगा कि उनके मन में उन्हें ठान ली कि भाई मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो किसी की नहीं सुने। अच्छा, घर वालों ने बोला है कि भाई नहीं ठीक है, अपन ये बार रुकेंगे नहीं, उन्होंने मन में ठान ली थी कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। ये एक रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बोल सकता हूँ। अच्छा सर, ही इज ए ग्रेट पर्सन। जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे काम किए जो दुनिया कभी भुला नहीं सकती। और सर, जैसा कि अब मैं सर की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर आता हूँ। सर, आपके बारे में बताइए, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, और आप उनके जब बड़े बेटे हैं या छोटे बेटे हैं, आपके बारे में बताइए। मैं बड़ा बेटा हूँ जी, मेरे से एक छोटा है रंजीत जी, वो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जॉब करता है। मेरी एक बहन है जी, वो भी पुणे में रहती है। तो मैं एक लेक्चरर हूँ, मेरा नाइगांव में हूँ जी। मेरा जो एजुकेशन है मास्टर्स इन एग्रीकल्चर में मैंने किया है, बीकॉम भी किया है, बीएड भी किया है। और उनका जो पूरा बैकग्राउंड का जो कामकाज था, इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है जी, माइक्रो प्लानिंग जो है, वो मैं सभी करता था। मतलब बैक सपोर्ट आपका ही था, मतलब और वो खुली चर्चा मेरे साथ करते थे कि भाई हमें ये करना है तो क्या करेंगे। एक राय लेते थे, राय लेते थे। और राय मतलब वैसा नहीं, सलाह मसलबत होती थी। तो मैं भी बहुत बार उनसे राय लेता था। अच्छा। और वो फ्रीली बोलते थे। वो पिताजी भी थे और मेरे एज ए बेस्ट फ्रेंड भी थे। अच्छा। मुझे अगर कुछ डर लगता है कुछ बारे में तो मैं उनको खुले दिल से मैं बात करता था, भाई ऐसा ऐसा मसला है, क्या करेंगे। और वो खुल के बोलते थे भाई, डिसीजन देते थे। ऐसा है। और उनका एक हैबिट ऐसा था कि जिंदगी में उनको पीछे आना कभी नहीं पसंद था। अच्छा। उनके जिंदगी में पहली हार उनकी 2019 की है। वो जिंदगी में कभी कौन सा इलेक्शन हारे नहीं। अच्छा, वो एक पहली हार थी, पहली हार लास्ट हार है। हाँ जी सर, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन है उसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते। हर पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस होता है। तो उसी तरह जब 2019 में उन्होंने इलेक्शन हारा, तो उस टाइम पर आपने, आपकी फैमिली ने और सर ने कैसे चैलेंजेस फेस करे? मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो परिवार है 50 से 60 साल से सोशल वर्क में है, पॉलिटिक्स में है जी। हमारे परिवार में बहुत सारे हार जीत आ गए, हार जीत हो चुके हैं। दादाजी भी मेरे एक बार हारे थे पिताजी, तो उनको पूरा वो चैलेंजेस नया नहीं था। वो मुझे बोलते थे भाई ये पॉलिटिक्स में हार जीत चलती रहती है जी, लेकिन आदमी रुकना नहीं चाहिए। सही बात, हर स्टेप पर आगे चला चाहिए। अगर आदमी अगर रुक जाएगा तो उनको रुकना पसंद नहीं था। बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। जिस दिन हमारा रिजल्ट लगा 2019 का असेंबली के दिन, वो आज रिजल्ट लगा, आज अगर हार गए हो तो दूसरे दिन 10:30 बजे वो ऑफिस में थे, कामकाज के लिए बैठे थे। तो मैं घर पे था। मुझे बोले तू ऑफिस नहीं आ रहा क्या? मैं बोला मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। अरे नाराज रहे तो क्या, आदमी अपने पार्टी वर्कर आएंगे, आपसे अपने से बात करेंगे। तो वहाँ बात करने वाला कोई था। तो दूसरे दिन 10:30 बजे वो ऑफिस में थे। और उनका एक ऐसा रूल था कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं घूमो, वो आके जो रेस्ट है वो नायगांव में आते थे। नायगांव के बगैर वो रेस्ट नहीं करते थे। उनका एक रूल था। क्योंकि उनको मन में लगता था कि भाई सवेरे यहाँ जो कॉमन मैन आएंगे, आदमी आएंगे, उनको जरूरत है ना, वो बात करेगा। और वो जरूरत थी। तो इसके वजह से वो पूरा दिन कहाँ भी घूमो, रात में यहाँ आते थे। अच्छा।
ये एक बढ़िया आदत थी उनकी। हाँ नहीं, बढ़िया और इस चीज को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि सर फैमिली को भी टाइम देना है। आप कितने क्यों नहीं बड़े बन जाएंगे लाइफ के अंदर, फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। गांव को नहीं भूलते थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपको कि 24 इयर्स वो गांव के सरपंच थे जी हाँ। तो एक गांव की अलग अटैचमेंट उनके दिल में थी। जी सर, जैसा कि आपने बोला 2019 के दिन इलेक्शन हारने के बाद दूसरे दिन उन्होंने 10:30 को ऑफिस को आए, तो उसी तरह सर जब 2024 में उन्होंने इलेक्शंस जीता, यानी कि MP बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने नांदेड़ से, तो सर उस दिन क्या बिहेवियर था उनका, मतलब उस दिन कैसे आपकी फीलिंग्स थी, आपकी, आपके फादर की? देखो, हमारे लिए वैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था एक हमारे सामने चैलेंज था जी, क्योंकि हमारे सामने वक्त ही नहीं था। जब हमारा पार्टी से टिकट कंफर्म हुआ जी हाँ, तो हमारे सामने 1 महीना 15 दिन थे, बस इतना समय। 1200 गांव नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के, उतना नांदेड़ सिटी सब घूमने के लिए खाली हमने एक महीना 15 दिन में पूरा एक कवर किया है। वो एक बड़ा चैलेंज था जी। लेकिन वो बोलते थे, सभी उनके 10 भाई थे, उनके जो बैकबोन है 10 भाई थे। वो 10 भाइयों के साथ उनका टिकट कंफर्म होने के बाद उन्होंने बातचीत की कि वह हमको ये करना है और जीत हासिल करनी है। उनके सभी 10 भाई बोले कोई बात नहीं, अपन करेंगे। और पूरे उन्होंने सभी मिलके, सभी जनों ने माइक्रो प्लानिंग की और कम वक्त होते हुए भी वो लोकसभा चुनाव में कैंपेन करके जीत हासिल की, बढ़िया जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी जीत है। जिस दिन जीत हो गई वो उसी दिन वो नांदेड़ रुके नहीं, नायगांव आए, अपने शहर में आए, अपने घर में आए, अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने पूरा शाम को समय बिताया। और दूसरे 2 दिन वो ऑफिस में जाके पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पार्टी वर्कर्स थे जो उनको मिलने आते थे, अगले पूरे 2-4 दिन उन्होंने पूरा वक्त वो पार्टी वर्कर को दिया। अच्छा। बाद में फिर वो दिल्ली चले गए बाकी फॉर्मेलिटीज करने। ओके, तो ऐसा माहौल था जब? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर फैमिली के साथ उनका रिलेशन कैसा था, मतलब आपके साथ और घर में जितनी भी फैमिली है आपकी, उनके साथ सर का रिलेशन कैसा था? मेरे साथ बताऊं तो दिन में वो मेरे साथ 2-3 बार फोन लगा के बात करते थे। सवेरे उनका एक फोन आता था कि भाई आज तेरा शेड्यूल क्या है, तू क्या कर रहा है। हाँ, मेरा शेड्यूल पूछते थे। अच्छा। फिर मैं मेरा शेड्यूल बताऊंगा। उनके सजेशन थे कुछ, नहीं भाई ये मेरे फ्रेंड का एक कार्यक्रम है, तू वहां जाना चाहिए। अच्छा। इधर शादी है, तू उधर से जा, फिर यहाँ ऐसा एक सजेशन देते थे। फिर हमारे मैंने जो जैसा कहा, जो सभी भाई लोग थे उनके, तो सभी भाई लोग को बातचीत करके उनको कार्यक्रम देते थे। और एक छोटा से छोटा जो हमारे घर का जो बच्चा है उससे बात करके वो बाहर निकलते थे। अच्छा। सामने कोई भी आओ, मेरे भाई का एक छोटा लड़का है जी, वो 2-2.5 साल का है, वो उनके साथ घुल मिल के बात करते थे। अच्छा। उसके साथ वो अगर सामने दिखा तो उसको बुला के फिर बात करके जाते थे। और कोई भी कॉमन मैन रहने दो, हमारा घर का काम करने वाला भी अगर आदमी रहा तो उसके साथ बात करके, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, आपका क्या शेड्यूल है दिन में, घर पे रुको, मैं जाके आऊंगा, आज दिन भर नहीं हूँ, जाके फिर रात में लेट नाइट आऊंगा, जब तक आप घर पे रुको। ऐसा सबके साथ बात करके वो जाते थे। दैट्स ग्रेट सर। सर जैसा कि आपने बोला एक बढ़िया रिलेशन था, तो जब वो घर पे आते थे, मतलब उस टाइम पर आप लोग मतलब कैसा करते थे, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते थे ऐसा कुछ? नहीं, वैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे कुछ नहीं थे। जब वो घर पे आते थे एक खुशी का माहौल मालूम होता था हमको। ठीक है, आते थे वो, आके फिर जाके रूम में सीधा जाना ऐसी बात नहीं थी। वो आए बरोबर हमारे नीचे जो बैठक है वो बैठक में बैठते थे। अच्छा। सबके साथ बात करते थे। मैंने जैसे अभी बोला है, क्या आज दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं, फिर कल का कुछ अगर शेड्यूल है तो बात करके फिर आराम करने के लिए जाते। आपके लाइफ के अंदर मतलब, या फिर सर की लाइफ के बारे में आप एक ऐसा इमोशनल मोमेंट बताइए जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई एक ऐसा इमोशनल मोमेंट। ऐसा इमोशनल मोमेंट तो बहुत सारे आ गए उनके लाइफ में जी वैसे, लेकिन उन्होंने कभी डर महसूस नहीं किया जी, और हमको कभी बताया भी नहीं कि भाई ये डर का मोमेंट है बोल। तो मैंने जो देखा है मेरी आंखों से, उनका इमोशनल मोमेंट एक ही था कि 2019 में जब वो लोकसभा हारे। क्योंकि मैंने जो पहले बताया आपको कि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन हारे थे, और उनका एक वो इमोशनल मोमेंट है ऐसा मुझे लगा। सर जैसा कि मैंने अभी इमोशनल मोमेंट की बात की, तो साथ ही साथ खुशी के मोमेंट की भी बात करना चाहूंगा कि ऐसा कोई खुशी का पल जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जो सर का जो खुशी का पल। एक खुशी का पल बोले तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई एक सुना दीजिए। लेकिन हाँ, लेकिन 2009 में जी जब वो चुनाव जीते तो उनको थोड़ा सा ये था
कि मन में कि क्या होगा चुनाव। वो तो फर्स्ट टाइम, वो तो पहले एमएलसी थे जी। लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में वो एमएलए बन चुके थे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, दादाजी भी मेरे 2 टाइम पहले ट्वाइस एमएलए रह चुके हैं। तो उनकी मन से ख्वाहिश थी कि अपन भी एमएलए बन के लोगों की सेवा करना। तो 2009 के जो रिजल्ट का दिन था, मैं और वो साथ में ही बैठे थे और उनको डर महसूस हो रहा था कि भाई क्या होगा इलेक्शन में। लेकिन 2009 का जो रिजल्ट आया तो बड़ी खुशी हो गई कि चलो अपन भी एक बार अपने सामने एमएलए नाम लग गया। अच्छा, राइट, वो एक प्रीशियस मोमेंट है। हाँ, वो तो एक उनका मोमेंट था। सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू डेथ के बारे में मैं जानना चाहूँगी, ऐसी क्या चीज़ थी, मतलब अचानक जो डेथ हुई सर की आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एमपी बनने के बाद। 3 मंथ्स ना? नहीं, वैसे अचानक, हाँ, 82 डेज के बाद। 82 डेज के बाद। तो वैसे अचानक कुछ वैसा उनका ये नहीं था जी। कम से कम उनका बोले तो 18 ईयर्स से उनको डायबिटीज थी, डायबिटिक हिस्ट्री थी, उनको डायबिटीज हुआ था जी। तो भी वो काम करते थे। लेकिन कभी कभी देखो, ये सोशल वर्क में जो आदमी काम करता है उसके खुद के तबीयत के ऊपर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है। ओनली काम, नो आराम रहता है। तो टाइम पे खाना जो ये होता है शुगर के लिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे आराम करना चाहिए। लेकिन जो सोशल लाइफ में जो काम करते हैं उनको तबीयत के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे सकते। उनको डायबिटीज थी, थोड़ा सा किडनी प्रॉब्लम भी था। लेकिन वो प्रॉब्लम वो पीछे डाल के लोकसभा चुनाव बहुत एग्रेसिव माइंड से वो लड़े और चुन के। उनको मन में एक जिद थी कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है। मैंने पहले कहा था कि उन्होंने जिद पकड़ी थी कि मुझे लड़ना है और जीतना है जी। वो दोनों करके लड़े भी और जीते भी। लेकिन कैसा है, कुदरत का अपन ये उसके सामने तो अपन कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन वो सोके थे, बीमार थे, ऐसी कुछ बात नहीं। वो चलते फिरते काम करते थे। आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो 11 तारीख को एक पार्टी मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी। उन्होंने जोरों से भाषण वहां दिया पार्टी मीटिंग में जी। हाँ, कि वे डरो मत, मैं तुम आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। कॉमन मैन जो हमारे वर्कर थे कांग्रेस पार्टी के, सभी को बोला है कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अचानक वो बीमार गिरे, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपको, इम्पैक्ट ऑफ हिज डेथ सर, यानी कि उनके डेथ की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर और हम जैसे आम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा है। लेकिन ये हम वो इम्पैक्ट से बाहर कितने दिन निकल नहीं पाएंगे ये तो अभी बोलना मुश्किल है। मैंने जैसा कहा था, पार्टी अपने परिवार के हर व्यक्ति के साथ उनके अटैचमेंट जी, हर व्यक्ति के साथ अटैचमेंट सर, परिवार हर व्यक्ति के साथ, आम इंसान के साथ नहीं, पहले परिवार का मैं बोलूंगा, अपने परिवार के हर व्यक्ति के साथ अटैचमेंट थी जी। और जो हर कॉमन मैन था जी, आप अगर देखेंगे उस दिन वीडियो, जिस दिन अंत्यविधि का हमारा जो कार्यक्रम था, हर कॉमन मैन आके उनका बॉडी के सामने रोया कि भाई ऐसा कैसा हुआ साहब, हमको कैसा छोड़ के गए। एक कॉमन मैन के साथ उनकी, मैंने बोला, डायरेक्ट अटैचमेंट थी जी। कितने तो भी आदमी ऐसे होंगे कि वो डायरेक्ट नाम के साथ पूछते, बात करते थे, तो एक अलग अटैचमेंट थी वो। इसके ये कितने दिन लगेंगे हमको इसके बाहर गिरने में, वो बोलना मुश्किल है। आप जल्द से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलकर पब्लिक की, जैसे आपके फादर सेवा करते थे, जैसे आप उनके साथ रिलेशन था, मैं चाहूँगा कि वैसे ही आप बनाए रखें इन फ्यूचर में भी। और सर, लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी लाइफ से आपने क्या क्या लेसन्स सीखे जो आप अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ के अंदर इन फ्यूचर में? पहला लेसन उनका ऐसा है कि जो वादा वो करते थे जी, वो पूरा निभाते थे। अच्छा। अगर एक आदमी को बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा करना है, तो वो उसके ऊपर डट के रहते थे, उसको ये नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एखादा इलेक्शन है, एखादा पार्टी हमको ग्रुप बनाना है जी, अगर वो आदमी को बोलेंगे नहीं नहीं अपना ये लेके अपन ये आदमी लेके हम ग्रुप बनाएंगे, तो उसके ऊपर डट के रहते थे। अच्छा। हाँ, वो उनको पसंद, टाइम को अगर बदलना उनको पसंद नहीं था, उसके ऊपर वो डट के रहते थे। नहीं नहीं भाई, मैंने अगले वाले को जबान दी है जी, जबान के बहुत पक्के थे। एक बार उन्होंने जबान दी तो दी, हम भी अगर बोलेंगे तो वो सुनते नहीं थे। पत्थर की लकीर। हाँ, पत्थर की लकीर। सर, जैसा कि सर तो अभी नहीं रहे, फिर से एक बार री इलेक्शन होगा? हाँ, वो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो री इलेक्शन होगा। एज ए रूल फिर से एक बार री इलेक्शन होगा, लेकिन सर उसके उम्मीदवार कौन रहेंगे आपके घर से? नहीं, देखो, अभी कल ही जी हमारे नेता माननीय राहुल जी गांधी यहाँ आए थे जी। हमारे कांग्रेस के हाईकमान के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे जी, नाना पटोले साहब आए थे, चन्नीथला साहब आए थे, अमित जी देशमुख साहब आए थे जी। ये सभी जन आके हमारे
जो शोकाकुल चौहान परिवार था, उन सबको परिवार के साथ बातचीत करके उन्होंने कहा है कि भाई हम चौहान कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चौहान परिवार के पीछे है, लेकिन ये कल का जो वातावरण था वो शोकाकुल था, वो राजनीति बात उन्होंने भी नहीं की और डिस्कस हमने भी नहीं की जी। तो आगे वो जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हम ये करेंगे। नहीं सर, आपके हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से आपने कुछ डिसाइड किया होगा ही ना? नहीं, अभी हमने देखो, अभी तो हम ये शौक से बाहर ही नहीं निकले हैं। अभी हमने कुछ वो स्टेज ही नहीं कि हम अभी क्या डिसाइड करें। सही बात। हमारे लिए उनका जाना ही एक शौक था, वो तो शॉकिंग था। तो हम वो शौक से, हाँ, वो हम शौक से बाहर नहीं निकल चुके हैं। तो कुछ दिन के बाद जब हाईकमान हमको बुलाएगा मीटिंग के लिए, तब हम डिसाइड करेंगे। सर के कुछ प्लान्स थे होंगे ना सर इन फ्यूचर में, जो अप्लाई करने वाले थे, जैसा कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऐसा कुछ प्लान्स के बारे में बताइए सर। नहीं, बहुत सारे वैसे प्लान थे, उन्होंने लेटर भी दिया है। कुछ नए रेलवे, उनको लगता था कि नांदेड़ से मुंबई कुछ नई रेल कनेक्टिविटी और होनी चाहिए, जो कि नांदेड़ का जो मुंबई जो रेल्स है वो कुछ कम गिर रहे हैं। कुछ नए हाईवे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनल हाईवे है वो भी बनने चाहिए। उन्होंने वो नितिन गडकरी साहब के साथ अपॉइंटमेंट भी मांगी थी जी। और जो यहाँ हमारे पास कृष्णपुर में MIDC है, वहाँ कुछ नए उद्योग आने चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ उनको काम मिल सके, ऐसे उनके दिमाग में था पूरा। सर देगलूर से नांदेड़ के लिए, या फिर नांदेड़ से अब ये साइड के रूट पर इधर के लिए ट्रेन की फैसिलिटीज का कुछ ऐसा प्लान था? नहीं, अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था कि नांदेड़ से बिदर, लेकिन वो कब कंप्लीट होगा अभी तो बोल नहीं सकते। उनका तो प्लान है वैसे जी। सर एक मैसेज दे दीजिए मेरे ऑडियंस को, आपके देखने वालों को, आपके चाहने वालों को, और सर के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए सर। मैं मैसेज इतना ही दूंगा कि जो अपने सबके प्यारे जो सांसद थे वसंतराव जी चौहान साहब, इनका 26 अगस्त को देहांत हो गया है, लेकिन उनकी जो पब्लिक के साथ जो अटैचमेंट थी, जो आम लोगों के साथ अटैचमेंट थी, वो पूरी तो कोई भर नहीं सकेगा ऐसा मुझे लगता है। तो भी हर सुख दुख में अभी भी चौहान परिवार आप सबके साथ डट के खड़े रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, वसंतराव चौहान साहब के बेटे रविंद्र चौहान साहब ने हमें उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। मेरा प्लान तो सर से मिलना था, सर से पॉडकास्ट करना था, लेकिन वो हो नहीं सका। फिर उनके जो सन है रविंद्र चौहान साहब, उन्होंने उनकी सारी लाइफ की दास्तान बताई, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलते इसी प्रकार के अगले पॉडकास्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगला मेहमान कौन चाहिए, पॉलिटिक्स में चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट में चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गुड बाय।